5 मिनट समय दे देगा करने के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। किसका? इनका भी जो है थ्योरी वो स्टेज में है, चरण में है। पियाजे की तरह इनका भी थ्योरी स्टेज में दिया गया है। इनको भी चरणीय सिद्धांत कह सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है। तो ये दिख रहा होगा आपका, कौन है ये? कोहलबर्ग साहब है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी दिया गया है, इससे पहले नैतिक विकास का सिद्धांत का थ्योरी दिया था जीन पियाजे ने, और उनसे ही ये इंस्पायर है। यानी उनके ही थ्योरी को देख करके कुछ इन्होंने मॉडिफिकेशन करके या उनसे इन्होंने सीखा और फिर अपना इन्होंने थ्योरी दिया। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और आपको ऑप्शन में ये जीन पियाजे ये ना दिखे कोहलबर्ग, तो किसको लगाना है? जीन पियाजे को। इससे पहले जीन पियाजे ने मोरल डेवलपमेंट का थ्योरी दे चुका है। क्योंकि हम लोग उनका थ्योरी जो पढ़े हैं वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और यहाँ पर ये पढ़े नैतिक विकास का। किससे प्रभावित थे ये? जीन पियाजे से। कोहलबर्ग प्रभावित थे जीन पियाजे से। अब सबसे पहली बात आ जाती है मोरालिटी। नैतिकता क्या है? क्या है नैतिकता? किसे कहेंगे नैतिकता? अखलाक तो माना है, अखलाक, वैल्यूज, मोरालिटी। ठीक है, वेरी गुड। सही और गलत में पहचान करना नैतिकता है। ठीक है, और कुछ? तो ये एक रास्ता है। क्या है ये? एक रास्ता है। मोरालिटी क्या है? एक वे है, एक रास्ता है। और ये किस चीज का रास्ता है? सही और गलत का। तो मोरालिटी जो नैतिकता होता है, जो चुनते हैं लोग अक्सर, तो सही और गलत का ये रास्ता होता है। अब ये आपको चुनना होता है, बच्चे को चुनना होता है कि ये कौन सा काम सही है, कौन सा गलत है, समाज द्वारा किसको गलत ठहराया गया है, कौन सा सही है। और खुद से कभी कभी निर्णय लेना पड़ जाता है कि ये अगर हम निर्णय लेते हैं तो क्या ये सही होगा, क्या गलत होगा। तो बेसिकली अगर नैतिकता कहा जाए तो ये क्या है? एक रास्ता है। और किस चीज़ का रास्ता है? सही और गलत का। तो मोरालिटी समझ गए क्या है? सही और गलत का रास्ता। अब इसमें एक टर्म आ जाता है मोरल रीजनिंग। दूसरा टर्म आ जाता है मोरल रीजनिंग। मोरालिटी यानी नैतिकता के बाद अब जो आता है नैतिक तर्क आता है। तो वो जो रास्ता जो चुनेंगे आप, या बच्चे जो चुनेंगे रास्ता सही और गलत का, तो कैसे चुनेगा? वो तर्क करेगा बच्चा, लॉजिक लगाएगा। अब क्या लॉजिक लगाएगा? कुछ भी लॉजिक हो सकता है। अब वहाँ पर उनको फैसला लेना तो बिना सोचे समझे थोड़ी ना फैसला ले लेना है कि अभी जैसे सीटेट पास करेंगे तुरंत इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेंगे, ऐसा तो नहीं सोचेंगे। इसके पीछे तर्क देंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि इधर सीट फुल हो गया, या और भी कुछ रीजन हो सकता है, टीचर नहीं बनना, अब मेरा मूड चेंज हो गया, अब हमको इंजीनियर बनना है। तो डीएलएड कर लिए, सीटेट पास हो गए, फिर भी हमको इंजीनियर बनना है, टीचर नहीं बनना है। तो वहाँ पर आप तर्क दे रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं कि क्यों इंजीनियरिंग करना है। ऐसे ही मोरल रीजनिंग में, नैतिक तर्क में जब सही और गलत का रास्ता चुन रहा होता है तो बच्चा क्या करता है? तर्क लगाता है, लॉजिक का इस्तेमाल करता है, सोचता है, थिंकिंग करता है कि ये जो लगाएंगे यहाँ पर, अगर ये फैसला ले लेते हैं, क्या ये मेरे लिए ठीक होगा या खराब होगा या गलत होगा। इस तरह से तो यहाँ पर आ जाएगा पहले क्या? नैतिक तर्क। तर्क के बिना पर सही और गलत को चुनेगा। वो तो रास्ता था, नैतिकता एक रास्ता है सही और गलत का, लेकिन चुनना जो है नैतिक तर्क लगा करके चुना जाता है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। जब तर्क लगाएंगे तो वहाँ कौन सी प्रक्रिया होगी? थिंकिंग की प्रक्रिया होगी, चिंतन की प्रक्रिया होगी कि नहीं? तो चिंतन की प्रक्रिया होगी तर्क लगने पर। चिंतन प्रक्रिया। फिर एक कॉग्निटिव मैच्योरिटी, एज या स्टेज। तो मानसिक परिपक्वता भी जरूरी होता है तर्क लेने में, रीजनिंग लगाने में। जब तक आप परिपक्व नहीं होंगे तो आप लगा पाएंगे रीजनिंग? जैसे पियाजे कह रहे हैं कि 7 साल से पहले तर्क नहीं कर पाता है, तर्क करता है लेकिन उसका बेसलेस होता है, यानी आधार नहीं होता है। लेकिन 7 से 11 में तर्क करना शुरू कर देता है लॉजिकली, वो भी मूर्त चीज़ों के साथ। तो यहाँ पर कह रहा है कॉग्निटिव मैच्योरिटी यानी कि मानसिक परिपक्वता या संज्ञानात्मक परिपक्वता जरूरी होता है। एज और स्टेज के अकॉर्डिंग तर्क लगाएगा। जो जो इसके स्टेज में आगे बढ़ेगा बच्चा तर्क लगाना शुरू कर देगा, ज़्यादा तर्क लगाएगा, पहले मूर्त लगाएगा फिर अमूर्त लगाएगा, इस तरह से। फिर एक शब्द इन्होंने कहा है मोरल डिलेमा। अब ये नैतिक दुविधा। कभी कभी ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहाँ पर निर्णय लेना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, तो ऐसे स्थिति को कहते हैं दुविधा की स्थिति। अब दोनों को हम ना वो छोड़ सकते ना। जैसे मान के चलिए इसमें किसी बच्चे की सीटेट का एग्जाम है 15 दिसंबर को, ठीक है, और ये पहले से प्रस्तावित नहीं था, शादी फिक्स हो गया 15 दिसंबर का, और जो है 1 दिसंबर को आया डेट कि जो है सीटेट का एग्जाम भी 15 दिसंबर को है। अब उस बच्चे को निर्णय लेना है, वो दुविधा में फंस गया कि शादी करे कि सीटेट का एग्जाम देने जाए।
अब उधर भी सब तैयारी हो चुका है, शादी का सामान उमान आ गया है, दावत कार्ड वार्ड सब बांट दिया एकदम पूरे रिश्तेदारों में। तो अब यहाँ पर जो बच्चा फैसला लेगा, अपना मोरल रीजनिंग, अपना तर्क लगाएगा कि हमको शादी करना है या सीटेट का एग्जाम देना है, तो यही क्या कहलाता है? डिलेमा कहलाता है। अब उस दुविधा से कैसे निकलेंगे? तो अब बताइए क्या कीजिएगा? मतलब खाली मेरे सामने बोल रहा है सब एग्जाम देंगे सर, एग्जाम देंगे, कोई एग्जाम नहीं देगा। तो शांत रहिए। बच्चों का नैतिक विकास चरणों में होता है। पहले ही बोले थे प्याजे और ये दोनों क्या कह रहा, बच्चों का विकास चरण में होगा। तो वो जो निर्णय होगा आप लोग ले लीजिएगा, उसको आप लोगों पर छोड़ देते हैं, ठीक है? वहां तक क्लियर था? अभी दो बात, अभी हम लोगों ने अभी तक दो बात सीखा है। एक नैतिक तर्क था, एक नैतिकता था। तो नैतिकता होता है रास्ता सही और गलत चुनने का, और नैतिक तर्क होता है उसी रास्ते को चुनना, कौन सा रास्ता हमको इख्तियार करना है। मोरल डिलेमा क्या होता है? दुविधा होता है। अब आइए देखते हैं इस कहानी को, छोटी सी कहानी को, फिर आगे बढ़ते हैं। हेंज की दुविधा। तो ये हेंज की दुविधा क्या है? कोहलबर्ग ने ये सिद्धांत देने से पहले उन्होंने क्या किया, कुछ बच्चे को, और उसमें बच्चे भी जो होते थे सारे लड़के होते थे, तो 2-4-10 बच्चे को ग्रुप बना करके बैठा लेते थे और उसको कहानी सुनाते थे। अलग अलग एज के बच्चे रहते थे उनमें, और उसको कहानी सुनाते। ध्यान दीजिएगा, उसके ग्रुप में जो भी बनाया हुआ था उसमें सिर्फ लड़का था, लड़की नहीं थी। तो वो बैठा करके और कहानी सुना रहे थे, और कहानी सुनाने के क्रम में ही वो इस तर्क को और इस थ्योरी को दे पाया। तो उन्होंने एक मोरल कहानी सुनाया था। सब कहानियों में से सबसे जो ज़्यादा मज़ेदार कहानी या इम्पोर्टेंट कहानी था उनके लिए, ये हेंज की डिलेमा वाला था। अब ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति हेंज है, ठीक है? तो ये हिंज या हेंज कहिए, ये व्यक्ति हेंज है। और यहाँ पर एक बीमार पड़ी औरत दिख रही होगी, अच्छा पहचान रहे ना? तो ये इनकी वाइफ है। इनको कैंसर की बीमारी रहती है और ये बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। अब क्या होता है देखिए, ये कहानी कौन सुना रहा है? कोहलबर्ग बच्चों को सुना रहा है कि एक व्यक्ति हेंज रहता है और इसकी वाइफ को कैंसर रहता है और बहुत बीमार रहती है, और बचने की उम्मीद बहुत कम रहती है। लेकिन एक चांस रहता है कि ये जो दवाई है कैंसर का, वो एक ही दुकानदार के पास या एक ही मेडिकल स्टोर पे मिलता है। अब वो मेडिकल स्टोर पे जाता है, ये तो सोचता है चलो दवाई मिला तो अच्छी बात है, पैसा वैसा जो भी था लेके गया वहाँ। तो पूछा जब दवाई का दाम, तो जिस दवाई का दाम $100 होना चाहिए जिसका $100, उसका मांग रहा था वो 50,000 या 10 गुना ज़्यादा बोलिए तो $10,000 मांग रहा होगा, ठीक है? कितना? $10,000। अब ये बेचारा जो है गरीब व्यक्ति था, कैसो भी करके इन्होंने $100 तो लेके गया ही होगा लगभग। अब इसको मांग लिया $1,000 और बोला जब तक आप पेड नहीं करेंगे आपको दवाई नहीं दी जाएगी। आया ये अपने दोस्त से मिला, दोस्त के पास कुछ पैसा लिया, कुछ रिश्तेदार से लिया, कुछ जो है कर्ज पे ले लिया, कुछ सूद पे उठा लिया, फिर भी जो है इतना नहीं पूरा, इतना $1,000 ये या $10,000 नहीं पूरा सका। अब ये क्या करेगा बताइए इस स्थिति में? अब इसके सामने दो परिस्थिति थी, एक तो वो दवाई को चोरी कर लेता, या दूसरा ये था कि इसको छोड़ देता यूं ही मरने के लिए, ठीक है? अब छोटे छोटे बच्चों को पूछा। अब ये देखिए इतना ये व्यक्ति होशियार है। अब ये क्या करेगा बताइए? आपको क्या करना चाहिए? आप ही लोग बताइए, चोरी कर लेना चाहिए या नहीं? क्या होगा? अच्छा ठीक है, पुलिस ले जाएगा, और नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी। इस तरह से छोटे बच्चे से पूछा गया कि क्या हेंज को चोरी करनी चाहिए? तो जो छोटा बच्चा था वो बोल रहा नहीं करना चाहिए। तो उसको तर्क पूछा क्यों नहीं करना चाहिए? तो बोल रहा उसको पकड़ करके पुलिस बहुत मारेगा डंडा से। उसको जो है डर लग रहा है, किस बात से? छोटे बच्चे को मार का डर लग रहा है, इसलिए वो नैतिकता दिखा रहा है। इस तरह से पहले स्टेज वाला बच्चा कह रहा है कि मार से बचने के लिए उसको दवाई नहीं चोरी करनी। थोड़ा सा जो बड़ा था उसको बोल रहा है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कुछ बच्चे जो बड़ा था 8 साल 10 साल का था, वो कह रहा है कि कर लेना चाहिए, लेकिन चोरी करना तो बुरी बात होती है, ये तो समाज में गंदा नियम बोला है, ये नियम ठीक नहीं है, चोरी करना पाप है। तो बहुत तरह के तर्क दे रहे हैं। कुछ बड़ा बच्चा कह रहा है कि चलो चोरी कर लेना चाहिए, लेकिन पुलिस अगर पकड़ के ले जाए तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा जेल होगा। तो कोई कह रहा है जेल ही होगा, लेकिन उसकी वाइफ तो बच जाएगी। तो उधर से उसका दोस्त बोल रहा है जेल हो जाएगा, क्या पता वो जेल में रहेगा, इधर ही तो इसकी पत्नी मर जाएगी, तब तो क्या फायदा हुआ ठीक करके? वो तो उनको देख ही नहीं पाया। तो इस तरह से अलग अलग एज के बच्चे ने अलग अलग तर्क दिया, और इसी तर्क को शामिल करते हुए कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। और ये नैतिक विकास के सिद्धांत इन्होंने 3 लेवल में दिया है। कितने लेवल? 3 लेवल और 6 स्टेज। लेवल कितना होगा? लेवल 3 होगा और स्टेज 6। तो भूलना नहीं है, इसको कहते हैं चरण, और ये होता है
चरण या स्तर इसको कहते हैं, उल्टा हो गया। अच्छा ये स्तर है और ये चरण है, ठीक है। तो बेसिकली ये 6 स्टेज होगा। प्रति एक चरण, कितना चरण हो गया? 3। प्रति एक चरण में 2 स्टेज, और उस 2 स्टेज को एक और से ही याद रखना है, कोई भी स्टेज छोड़ा नहीं जा सकता है। पियाजे भी वही कह रहे थे, कोई भी स्टेज को छोड़ा नहीं जा सकता या लॉन्ग करके ऊपर नहीं जा सकते हैं। कोहलबर्ग भी कह रहा है कि कोई भी स्टेज को छोड़ करके अगले स्टेज पे बच्चा नहीं पहुंच पाएगा। तो हर एक लेवल पे 2 स्टेज होगा और कोई भी स्टेज को छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर पहला देखिए है क्या? प्री कन्वेंशनल। तो लेवल याद रखने का सबसे आसान तरीका इसमें आता है परंपरागत। अब इस परंपरागत को याद रखिएगा, इसके पहले अगर पूर्व लगा देंगे तो ये पहला वाला लेवल हो जाएगा पूर्व परंपरागत। दूसरा वाला जो होगा लेवल वो सिर्फ परंपरागत होगा, और तीसरे वाले में आगे में उत्तर जोड़ देना है, ठीक है। तो पहला वाला क्या हुआ? पूर्व परंपरागत, दूसरा क्या हुआ? परंपरागत हुआ, और तीसरा उत्तर परंपरागत। तो 3 लेवल याद हुआ। पहला हो गया पूर्व परंपरागत, दूसरा उत्तर परंपरागत, और तीसरा उत्तर परंपरागत। तो आगे लिख करके रखे, यहाँ है प्री कन्वेंशनल, दूसरा है कन्वेंशनल, तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल। अब इस प्री कन्वेंशनल में क्या हो रहा है इधर देखिए, अगर मिस हो जाएगा फिर ना बाद में बनेगा नहीं क्वेश्चन। इतना ज्यादा भारी रहता है इसका क्वेश्चन, बच्चा तर्क नहीं कर पाता, सोच नहीं पाता, क्वेश्चन देख करके ही लगता है क्या पूछ दिया है। और समझ जाइएगा, इससे ज्यादा आसान फिर कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, थोड़ा सा क्लू अगर पकड़ लीजिएगा, क्वेश्चन का बेस अगर पकड़ लीजिएगा तो आसानी से बना पाइएगा। और नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर कितनों भी थ्योरी पढ़ लीजिए, 10 बार 20 बार 40 बार, क्वेश्चन नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, गारंटी है। तो ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो पहला है पूर्व परंपरागत, पहला लेवल, दूसरा लेवल परंपरागत, तीसरा उत्तर परंपरागत। अब ये जो 2 आपका क्या दिख रहा है, ये जो 2 लेवल है, ये 2 स्टेज है, ये लेवल 1 में आएगा। किसमें आएगा? लेवल 1 में। नीचे से शुरू कर रहे हैं। फिर ये दूसरा, ये यहाँ पर 2 लेवल आएगा, लेवल 2 में 2 स्टेज, और तीसरा जो 2 स्टेज है ये लेवल 3 में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला अवॉइडिंग पनिशमेंट, एक एक करके इसको पढ़ेंगे, अभी सिर्फ बता रहे हैं फिगर के माध्यम से। तो यहाँ पर क्या है? सजा से बचने के लिए नैतिकता दिखाएगा, जिसको कहते हैं दंड एवं आज्ञा उन्मुखीकरण। दूसरा है सेल्फ इंटरेस्ट, यानी स्वलाभ। तो दूसरे स्टेज में खुद के लाभ के लिए नैतिकता दिखाएगा। तीसरा है गुड बॉय एटीट्यूड या गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। तो ये दोनों यहाँ पर अच्छा बने रहने के लिए नैतिकता दिखा रहा है। फिर लॉ एंड ऑर्डर, तो यहाँ पर नियम कानून व्यवस्था, इसको एक एक करके आगे डिस्क्राइब करेंगे, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये चौथा स्टेज कौन सा है? लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था अभिविन्यास। और 5वां है सोशल कॉन्ट्रैक्ट या संविदा या सामाजिक संविदा का अभिविन्यास। लास्ट में आता है प्रिंसिपल एथिकल, या कहेंगे सार्वभौमिक, इसको कहेंगे नैतिक सिद्धांत, ठीक है। एक एक करके शुरू करते हैं शुरू से। अब है स्टेजेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यानी नैतिक विकास का सिद्धांत की अवस्थाएं। पहला है लेवल 1। लेवल 1 को कहते हैं पूर्व परंपरागत। इसमें 2 स्टेज आएगा, कितने स्टेज? 2, फर्स्ट और दूसरा, सेकंड। फिर आएगा लेवल 2, इसको कहते हैं परंपरागत, इसमें 2 स्टेज आएगा, तीसरा और चौथा। और लेवल 3 को कहते हैं उत्तर परंपरागत, इसमें जो स्टेज आएगा 5वां और छठा। तो 3 लेवल 6 स्टेज, क्लियर है। चलिए आप बताइए, पहला लेवल का नाम बताइए। वेरी गुड, पूर्व परंपरागत। तीसरे लेवल का नाम बताइए पीछे से, ठीक है, वेरी गुड। तीसरे लेवल का क्या नाम होगा? उत्तर परंपरागत, ठीक है। अब पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल स्टेज या पूर्व परंपरागत स्टेज। तो अब पढ़ेंगे पहले लेवल के बारे में। पहले लेवल में बच्चा क्या क्या क्रिया करेगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले लेवल में बच्चे में नैतिकता थोपी जाती है, उसमें नैतिकता होता नहीं है। तो छोटे बच्चे में, पहले लेवल के बच्चे में नैतिकता नहीं पाई जाती है। बाहर से घर वाले या समाज उस पर नैतिकता थोपता है, तो वो जो है नैतिकता दिखाने के लिए दर्शाता है, होता नहीं है बच्चे में नैतिकता, ठीक है। तो बच्चे कहेंगे किस अवस्था में नैतिकता नहीं होगी? तो पहले लेवल में कहेंगे नैतिकता नहीं होती है। पूर्व परंपरागत में नैतिकता का अभाव होता है, समाज या घर के द्वारा उस पर नैतिकता थोपी जाती है, या कहेंगे बाह्य नैतिकता उस पर थोपी जाती है। और वो जो थोपते हैं हम, इसीलिए वो नैतिकता दिखाता है, लेकिन अंदर से कोई नैतिकता नहीं है। तो बच्चों में नैतिकता नहीं होती है, तो कहेंगे बच्चे में नैतिकता का अभाव किस अवस्था में? तो पूर्व परंपरागत अवस्था में। यहाँ पर क्या होता है? बच्चे पर नैतिकता थोपी जाती है, ऊपर से हम दबाव डालते हैं तब नैतिकता दिखाता है।
फिर कह रहा है वे सजा से बचने या पुरस्कार पाने के लिए नियमों का पालन करते हैं। तो इन जनरल यहाँ पर प्री कन्वेंशनल स्टेज में दोनों स्टेज का, स्टेज 1 स्टेज 2 का ये सार लिखा हुआ है। या तो वो सजा से बचने के लिए नैतिकता का पालन करेगा या पुरस्कार पाने के लिए या उसको कुछ लाभ हो। बैटरी इतना जल्दी इसको लगा के ही नहीं रखता होगा लग रहा है। अब ठीक है, तो पहले स्टेज में नैतिकता थोपा जा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया? नैतिकता नहीं होगी, बच्चे में थोपा जाएगा, अपना लाभ के लिए नैतिकता दिखाएगा। अब एक एक स्टेज में पढ़ेंगे इसको अलग अलग करके, स्टेज 1 और स्टेज 2। तो सबसे पहला स्टेज आ गया ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। इसको कहते हैं आज्ञाकारी एवं दंड उन्मुखीकरण। तो नाम में ही लिखा हुआ है आज्ञाकारी एवं दंड। तो दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन। जहां पर बच्चा क्वेश्चन जब पढ़िएगा उसमें जैसे ही लिखा हुआ रहेगा तो ये ध्यान देना है, कहीं बच्चे जो आज्ञा का पालन करे वो दंड या मार से बचने के लिए तो नहीं कर रहा है। तो जहां पर ऐसा भय या मारपीट दिखे या दंड से बचने के लिए कह रहा हो तो कौन सा स्टेज हो जाएगा? पहला स्टेज होगा। पूर्व परंपरागत तो होगा लेवल, लेकिन स्टेज जो होगा पहला स्टेज होगा दंड एवं आज्ञाकारी। तो किससे बचने के लिए? दंड से बचने के लिए। तो कहीं भी डर रहा है बच्चा मारपीट से तो समझ लेना है दंड एवं आज्ञाकारी। इतना ही देखना रहता है क्वेश्चन में कि कहीं वो जो नैतिकता दिखा रहा है दंड से बचने के लिए तो नहीं दिखा रहा है। अब इसमें क्या होगा? छोटा बच्चा है, यहाँ पर रखा हुआ है रसगुल्ला। अच्छा रसकदम रख देते हैं आज। अब यहाँ पर रखा हुआ है, मेहमान आया हुआ है, वो बच्चा का जो है खाने का मन बहुत है वो रसगुल्ला, लेकिन अब देख रहा है कि यहाँ पर अगर खा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो जैसे ही मेहमान उधर बाहर कहीं गया कुछ काम से और मम्मी उधर अभी सामान लगा रही है तो वो बच्चा धीरे धीरे जाएगा, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके वो खा लेगा और चुपचाप उधर निकल जाएगा वहां से, फिर बोलेगा भी नहीं एक बार। तो मौके का फायदा उठाएगा, नैतिकता दिखा रहा है लेकिन किसके सामने? इसके सामने नहीं, किसी के सामने नहीं। मतलब वो मेहमान जो आया है उसके डर से वो नहीं ले रहा या मम्मी पापा के डर से नहीं ले रहा, क्योंकि अगर अभी खा लेंगे या इस तरह से बिहेव करेंगे तो मेहमान के जाने के बाद जो होगा उसके साथ वो बच्चा ही और उसका गार्जियन ही जानेगा। इस वजह से वो नैतिकता दिखा रहा है, ठीक है। तो मिठाई खाने का पूरा रहता है। और अपने घर में भी देखिएगा बच्चा जैसे मेहमान गया प्लेट में छुटा हुआ रहता है मिठाई दालमोट वगैरह सब, तो 1 मिनट के बाद देखिएगा अभी अम्मी वहां तक पहुंची भी नहीं है और सब गायब, खत्म। तो किससे? नैतिकता कहाँ चला गया उसका? मेहमान गया, नैतिकता खत्म। तो वो नैतिकता दिखा रहा है कि कोई मेहमान, तो हम बताते हैं, हम और आप बताते हैं कि अगर घर में मेहमान आए बेटे तो इस तरह से नहीं करना है, लोग आपको बुरा कहेंगे, ये कहेंगे, और नहीं मानोगे तो फिर बाद में हम पिटाई कर देंगे। तो इसीलिए वो उस तरह से एकदम नैतिकता। तो मेहमान भी सोचता है इसका बेटा कितना प्यारा है, एकदम देखो तो एकदम कुछ भी नहीं कर रहा है, एक हमारा घर बच्चा एकदम खप्पर हुआ लगे जाए। तो यही होता है, मतलब उनको पता नहीं कि इनके घर का भी बच्चा का वही हाल है, लेकिन वो उनको देख करके सिर्फ नैतिकता दिखा रहा है। तो किस लिए कर रहा है या नैतिकता दिखा रहा है? दंड से बचने के लिए, ठीक है। तो पहला स्टेज क्लियर है। एज कभी पूछता नहीं है। पूर्व परंपरागत का स्टेज होता है 4 से 10, जिसमें पहला स्टेज होगा 4 से 7 और दूसरा स्टेज होगा 7 से 10। तो ये स्टेज उतना मायने नहीं रखता है, एज याद नहीं रखना है। जहाँ जरूरत पड़ रही थी वहाँ याद करवा रहे थे, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ याद नहीं करना है। तो पहला स्टेज क्लियर हो गया। एग्जाम्पल में लिखना है तो लिख लीजिएगा, है ना। दूसरा कौन सा स्टेज है? इसको कहते हैं इंडिविजुअलिज्म या एक्सचेंज पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। व्यक्तिवाद कहेंगे और विनिमय व्यक्तिगत पुरस्कार। तो इतना बड़ा नाम है, सिर्फ इतना याद रखना है। ये इस स्टेज को कहते हैं जैसे को तैसा, ठीक है, या स्वयं लाभ, खुद के लाभ के लिए नैतिकता दिखाना, इस पे भी आते हैं। तो पहला स्टेज था दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन। तो बच्चा दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन कर रहा है। यहाँ एग्जाम्पल दे देंगे क्या? अच्छा ठीक है, मेहमान के सामने रखा मिठाई। अब इससे समझ जाइएगा कि मिठाई खाएगा या नहीं खाएगा, ठीक है, याद रखने के लिए है। तो पहला स्टेज क्लियर है। दूसरे स्टेज पे आ जाते हैं। दूसरा स्टेज है व्यक्तिवाद या विनिमय। जैसे विनिमय का मतलब क्या होता है?
विनिमय का मतलब होता है कुछ हम आपको दे उसके बदले में आप मुझे कोई दीजिए, तो ये विनिमय मतलब अदला बदली होता है। व्यक्तिवाद मतलब होता है खुद का, स्वयं का, तो स्वयं का विनिमय करेगा, स्वयं का लाभ देखेगा, खुद का इसमें लाभ क्या है। बच्चा किस तरह से नैतिकता दिखाएगा, नैतिकता तो है नहीं बच्चे में, उस पर तो थोपा जा रहा है। हम छोटे बच्चे को बोलेंगे 7 से 10 साल के बच्चे को जरा दुकान पे जाना, दाल मोट लेकर के आना, चनाचूर लेके आना, नहीं जाएगा, 2 रुपया ज्यादा देंगे दौड़ के जाएगा लाने के लिए। और इस तरह से जो थोड़ा और ज्यादा दे देता है, 5 रुपया दे देता है, उसका बात तो वो पहले ही सुनता है, वो पहले भी आके पूछेगा कुछ लाना तो नहीं है ना, जिस दिन उसको जरूरत पड़ेगा। तो ये क्या है, यहाँ पर अपना लाभ देख रहा है बच्चा, इसी को कहते हैं जैसे को तैसा। क्या कहेंगे इस स्टेज को, जैसे को तैसा। फिर कह रहा है स्व लाभ, किसका लाभ होना चाहिए। एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि आपके सीटेट में भी पूछा गया है कि एक बच्चा है जैसे ये बच्चा है, आज यहाँ पर कोचिंग आया है और अपना लंच लाने के लिए भूल गया है, तो ये बच्चा कह रहा है इनसे कि आज जो है पंडल भाई आप मुझे खिला दीजिए टिफिन अपना, और कल मैं आपको अपना टिफिन खिला दूंगा। और ये इसलिए वो कह रहा है क्योंकि वो अपना टिफिन घर पे भूल गया है, तो ये इनसे कह रहा है कि आज मुझे आप अपने टिफिन में से खिला दीजिए और कल मैं अगर लाऊंगा जो टिफिन उसमें आप मेरा खा लेना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अदला बदली कर रहा है। तो जब इस तरह से क्वेश्चन में दिखे कहीं बच्चा अपना लाभ देख रहा हो या अदला बदली कुछ बदले में मांग रहा हो, तो कौन सा स्टेज याद करेंगे, दूसरा स्टेज। लेकिन चरण होगा पहला ही, यानी लेवल पहला ही होगा, स्तर पहला ही होगा, तो पहले लेवल का दूसरा स्टेज अदला बदली वाला। या कहीं पर ये बात लिखी हुई रहती है यांत्रिक सहायक उद्देश्य। यांत्रिक सहायक उद्देश्य का मतलब हुआ कि किसी यंत्र का किसी वस्तु का अदला बदली, तो कुछ बदले में उसको दे रहा है, तो जब बदले में देने और लेने की बात हो तो स्टेज 2। तो पहला और दूसरा स्टेज क्लियर हो गया, इससे कुछ क्वेश्चन लगा लिया जाए। चलिए अभी पूरा नहीं, अभी 4 स्टेज रखा हुआ है, पढ़िए क्वेश्चन। पीछे से नहीं दिख रहा है क्या, क्या होगा, ऐसे भी अभी पहला स्टेज पढ़ा रहे तो छांट ही लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया कि बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं, बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है। शुरू में ही बताया चरणीय सिद्धांत है, तो स्टेज में होगा तो अनिरंतर होगा, कैसा होगा, जो भी चरणीय सिद्धांत है सब में विकास अनिरंतर होता है। बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं, ये बात तो नहीं पढ़े। बच्चे का विकास क्रमिक चरणों में होता है, किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जाएगा, प्रत्येक चरण से बच्चा ऊपर उठेगा, आगे बढ़ेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है क्या, थोड़ा साफ होगा। एक सेकंड, जिनसे पूछेंगे वही बोलिएगा, क्योंकि इसमें पुराने बच्चे जो होते हैं वो जान रहे थे और वो बोल देते हैं बीच में। आप ही बताइए। इधर से यही होता है, जब इसको पढ़ाया ही नहीं है तो यहाँ हो कैसे जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया समझ में, सुनिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। तो अपनी इच्छा और दूसरे की इच्छा की जरूरत के अनुसार, तो जरूरत है बच्चे को, ठीक है, नीड है, आवश्यकता है, तो किस स्टेज में, तो जब जरूरत आवश्यकता कहें तो पहला नंबर हो जाएगा ना। किस लिए करेगा, खुद के लाभ के लिए, तो अपनी इच्छा को ध्यान में रख रहा है, दूसरे का नहीं। तो खुद के इच्छा के लिए कहेंगे व्यवहार की जरूरत, या दूसरों की जरूरतों के लिए तो अनुपालन एवं दंड अभिविन्यास। ये तो अभी पढ़ाई नहीं है, सॉरी एक सेकंड, नीचे भी था ना, एक सेकंड। दंड एवं, तो यहाँ पर कहीं मारपीट का ऐसा कुछ हो रहा है, कहीं दंड हो रहा है। फिर कह रहा है अपनी इच्छा के अनुसार या जरूरत के अनुसार, तो जरूरत पूरा कहाँ होगा, यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास, यही अदला बदली है ना, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, अभिविन्यास, ओरिएंटेशन, इसका थ्योरी तो ही है, जैसे पहला ही लेवल पढ़े थे, कौन सा, कन्वेंशनल, यानी कि पहला स्टेज कौन सा था, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, मतलब उस दिशा में जो कदम बढ़ा रहा हो, हाँ, नई दिशा में आगे बढ़ते हुए क्रम में। नेक्स्ट देखिए, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, इधर से बोलिए। अभी पढ़े जो समझ में आया, क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझ में आ रहा है। क्वेश्चन का लैंग्वेज बड़ा है लेकिन है बड़ा आसान।
अब देखिए ध्यान से सुनिए, कह रहा है हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए। ये कितना साल का है? 8 साल के है, और कह रहा है कि चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसको इसकी जरूरत है। तो जरूरत की बात कर रहा है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत जरूरतों यानी अपनी जरूरतों और चाहतों के आधार पर करता है। तो किस स्टेज में अपनी जरूरत को ध्यान में रखता है? जहां पर अदला बदली होगा यानी स्टेज 2। तो कौन सा स्टेज 2 का गुण है? क्या दंड वाला है, यांत्रिक सापेक्ष है, अच्छा लड़का है, या कानून व्यवस्था? तो ना यहाँ कोई कानून का पालन करना, ना कोई कानून व्यवस्था, ना अभी तक पढ़ाए हैं, इसको तो छांट देना। जो पढ़ाए उसी से पूछ रहे हैं, इतना भी समझ देना कि पहला या दूसरा स्टेज का होगा, और जो पहले दूसरे स्टेज में पढ़ाए हैं उसी पर ध्यान देना। तो इस दोनों पे देना ही नहीं। अब यहाँ क्या होगा? यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? किसकी जरूरत? व्यक्तिगत जरूरत, मतलब खुद की जरूरत को पूरा करने के लिए चुरा लेना चाहिए दवाई, ऐसी बात कर रहा है। तो जब खुद का लाभ देखेगा, लेकिन जरूरत पूरा हो रहा है ना अपना। तो नाम कितना बड़ा नाम था, देखो यार, व्यक्तिवाद है, ठीक है, विनिमय है, व्यक्तिगत है कि नहीं? व्यक्तिगत का मतलब खुद का, तो खुद का पुरस्कार या लाभ देख रहा है। नेक्स्ट देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी। अब कह रहा है लॉरेंस क्वाडबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस चरण पर बच्चे नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु, तो दंड से बचने हेतु कहां पर आज्ञा का पालन करेगा? पूर्व परंपरागत, ठीक है, ये तो आसान वाला हो गया। कौन सा स्टेज? पहला स्टेज, ठीक है, पहला लेवल, पहला स्टेज, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, कह रहे कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है? तो पहली अवस्था की विशेषता बताना है। नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखा जाएगा, दूसरों का स्नेह और अनुमोदन बनाए रखने के लिए, या फिर कह रहा कानून और नियमों को बनाए रखने के लिए कर्तव्य का पालन, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत को अपनाना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। क्या होगा? इधर से हल्ला जो कर रहे बीच में, हाँ बताइए क्या होगा? क्वेश्चन पढ़े, कम से कम शांति से बैठे रहिए, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे तो क्या होगा बताइए? तो सबसे पहले ये जो है सबसे लास्ट स्टेज होता है, कौन सा? छठा वाला स्टेज होता है, ये नहीं होगा। कानून और नियम ये चौथा वाला जो कि नहीं पढ़े हैं। अब नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखा जाता है। यहाँ पर कह रहा है सीइंग रूल एज फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट, तो ये तो नहीं होगा। मेंटेनिंग अफेक्शन एंड अप्रूवल ऑफ अदर, ऐसे तो बेसिकली ये जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन में संदेह है इसलिए क्योंकि ये जो है ये तीसरे स्टेज की बात कर रहा है, ठीक है, जो कि अभी पढ़े नहीं है। कह रहा है दूसरों का स्नेह और अनुमोदन बनाए रखने के लिए, तो ये वाला नहीं हो सकता, लेकिन अगर ऑप्शन ऐसा आ जाए एग्जाम में तो इसी को लेके चलेंगे, बाकी सब तो छांट गया। ये चौथा वाला होगा, ये भी चौथा या पांचवा है, और ये छठा है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर टिक कर लेंगे, लेकिन ये उतना सटीक है नहीं, मिस्टेक होता है, एग्जामिनर से भी होता है क्वेश्चन सेट करने में। तो ये एक इस तरह से अपवाद वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अदला बदली भी नहीं कर रहा है और लाभ भी नहीं हो रहा है खुद का। निरपेक्ष का मतलब होता है, मतलब फिक्स कहेंगे, निश्चित। एब्सोल्यूट निरपेक्ष का मतलब होगा आपका, मतलब एकदम एग्जैक्ट जो चीज होता है वही एकदम, यानी नियम जो होगा निश्चित और एग्जैक्ट होगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, जो बना दिया गया नियम वही चलेगा। तो एक निश्चित या फिक्स कहेंगे एक तरह से। अनुमोदन मतलब होता है सहानुभूति या उसका सहयोग कहेंगे, सामने वाले का सहयोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद ये लास्ट क्वेश्चन हो। किसका कह रहा है? कौन सा होगा? अब देखना चेंज होगा आंसर, कौन सा होगा? 1 या 2? अब कोई 1 कह रहा है, कोई 2 कह रहा है। 1 वाला कब होगा? जब दंड होगा ना, सॉरी यहाँ पे 2 वाला जब दंड की बात करेगा तब 2, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत आवश्यकता है, आवश्यकता की पूर्ति हो रहा है तो विनिमय यानी अदला बदली, विनिमय का मतलब अदला बदली, ठीक है। कह रहा कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की विशेषता क्या है?
तो पहला लेवल का बताना विशेषता। इस बात पर ध्यान देना कि सांस्कृतिक कारक लिंग और नैतिक विकास को कैसे प्रभावित करता है। अच्छा देख लेते हैं। अच्छा या बुरा नियमों का पालन अवज्ञा के परिणामों पर निर्धारित होता है। अच्छा बुरा वाला नहीं पढ़े हैं। व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षा बनाए रखने का प्रयास करता है। स्व चुने हुए नैतिकता। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, कैसे होगा? स्व चुने हुए नैतिकता छठा स्टेज है, अभी पढ़ाएंगे आगे। व्यक्ति अपने कार्यों के परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखता है। तो ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की होगा, तीसरा वाला। फिर कह रहा है अच्छा या बुरा नियम, ये भी उसी का होगा। तो कह रहा है इस बात पर ध्यान देना सांस्कृतिक कारक और लिंग नैतिक विकास को कैसे प्रभावित करता है। तो संस्कृति ही प्रभावित किसको, संस्कृति नहीं करेगा पहले स्टेज में, संस्कृति तो हर स्टेज में करेगा। यहाँ करें इस बात पर ध्यान केंद्रित करना। एक सेकंड, यही होगा। अपने व्यक्तिगत कार्यों के परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखना। ठीक है, मतलब दूसरे की अपेक्षा बनाए रख रहा है। अगर वो कुछ लाने दे रहा है उसके बदले में वो कुछ ले रहा है, उससे अपेक्षा बनी हुई है। ठीक है, उससे उम्मीद लगा हुआ है, इनका जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी कह सकते हैं। आइए अब थ्योरी पे आ जाते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेज था क्वेश्चन बना करके आना है पीडीएफ। आज बता देंगे कैसे पीडीएफ में क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। देखिए दूसरा लेवल मतलब स्टेज 3 और स्टेज 4। तो एक स्टेज और 2 स्टेज पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या होगा, बच्चा दूसरे से अनुमोदन प्राप्त करने और सामाजिक मानदंडों को बनाए रखने के लिए वही करते हैं जो सही माना जाता है। तो दूसरों के नजर में अच्छा बने रहने की कोशिश करेगा। किस स्टेज में? कन्वेंशनल लेवल में, परंपरागत में। स्टेज, अभी स्टेज की बात नहीं करेंगे, अभी लेवल 2 की बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं नियम कानून पर विशेष बल दिया जाएगा। इस पर, नियम और कानून पर। तो पहला बात कह रहा है कि अच्छा बनने के लिए, समाज में अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए नैतिकता का पालन करेगा। फिर कह रहा है कानून और नियम पर विशेष बल दिया जाएगा। जो भी कानून होगा समाज के द्वारा बनाया गया उस पर विशेष बल दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब बच्चे में सामाजिक नैतिकता आ जाती है, यानी कि बच्चे में नैतिकता आ जाएगी। पहले स्टेज में थोपा जा रहा था, यहाँ पर अब बच्चे में खुद से नैतिकता डेवलप होगी, खुद से निर्णय लेने लगेंगे। और इतना भारी टॉपिक है या इतना बोरिंग टॉपिक है, पीछे सोने लगे बच्चे सब। पलट के नहीं देखना है। जो भी वहाँ का नियम है, उस रूल रेगुलेशन बना हुआ है उस समाज का, तो वो एक मानदंड होता है, एक पैमाना है कि रात में 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना। वो एक पैमाना फिक्स किया हुआ है, एक मानदंड है कि इसके बाद बाहर नहीं निकलना है। तो एक रूल बना हुआ है। तो भाई है जो भी नियम कानून व्यवस्था। अब आ जाते हैं स्टेज किस पर, 3 पर। स्टेज 3 का नाम क्या है? अच्छा लड़का और अच्छी लड़की उन्मुखीकरण या अभिविन्यास। तो ये है अच्छा लड़का अच्छी लड़की। तो यहाँ पर नैतिकता दिखाएगा अच्छा बने रहने के लिए, एक्सप्लेन करेगा। चौथा क्या है? कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण। ठीक, कानून व्यवस्था उन्मुखीकरण समझिएगा। स्टेज 3। अब इस स्टेज में क्या होगा, हमने पहले स्टेज में देखा कि दंड से बचने की आज्ञा का पालन। दूसरे में देखे अपना लाभ देख रहा है, खुद उसको लाभ चाहिए, अदला बदली, टिट फॉर टैट। तीसरा आ जाता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की। अब ये जो है इसलिए नैतिकता दिखाएगा। क्लासरूम में ये बच्चा टॉप करना चाहेगा, मतलब सोचेगा कि सब मुझे सराहना करे या मेरी तारीफ करे। इसके लिए वो घर में जाकर के दिन रात मेहनत करके टेस्ट देने के लिए आएगा। टेस्ट में यहाँ पर फर्स्ट आएगा, सर भी कहेंगे वाह बहुत अच्छे, शाबाश, ये लड़का देखो कितना मेहनत कर रहा है, इतना नंबर लाया, इतना टेस्ट में टॉप किया। और एक आप लोग हैं कि आप लोग मेहनत ही नहीं करते, घर में जाकर के फेंक दे। इसके तरह बनो। जब इस तरह से टीचर इनके बारे में कहता है तो दूसरे बच्चों को भी ये लगता है, उनको तो लगता है आज कितना मेरा तारीफ हो रहा है। देखो दूसरे बच्चे भी सोचते हैं उनके बारे में कि वो बच्चा मेहनती है, पढ़ रहा है, इसलिए सर इसकी तारीफ करे। क्यों ना मैं भी मेहनत करूं और मेरी भी तारीफ करे। इस तरह से मैं भी इस बार देखता हूँ। यहाँ तो नहीं हुआ, लेकिन फाइनल एग्जाम में सीटेट में 130 नंबर ला करके यहाँ घर में ही नहीं पूरे इलाके में नाम करूंगा। तो ये वाला जज्बा लेकर के जाएगा और बच्चा दिन रात मेहनत करेगा। मेहनत करने के बाद 130 नंबर लाएगा, कोचिंग में नाम होगा ही होगा, फेसबुक पर सोशल मीडिया पर डाला जाएगा, हाँ फलाना का लड़का देखो 130 नंबर लाया। उसको भी गर्वान्वित महसूस होगा, घर वाले को भी होगा, टीचर को भी होगा। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, किस लिए मेहनत कर रहा है? अच्छा बनने के लिए। ठीक है, सबके नजरों में अच्छा बनने के लिए। तो जब इस तरह से नैतिकता दिखाए जहाँ पर खुद को अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हो, इसलिए फर्स्ट आना है कि लोग मुझे अच्छा कहे, घर वाले अच्छा कहे, घर वालों की नजरों में अच्छा हो जाऊं, टीचर की नजरों में अच्छा हो जाऊं, ऐसी नैतिकता को कहते हैं तीसरा स्टेज में अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो जहाँ पर देखेंगे दूसरों को खुश करने के लिए या दूसरों से अनुमोदन पाने के लिए, तो तब कहेंगे कौन सा स्टेज? तीसरा स्टेज। क्लियर है? तो ईमानदारी दिखाएगा। तो ईमानदारी इसलिए दिखा रहा है, कहेगा फलाना का लड़का कितना अच्छा, कभी झूठ नहीं बोलता, ईमानदार है, पढ़ने लिखने में भी अच्छा है। तो अच्छा यहाँ कह रहा है, तारीफ कर रहा है, सामने भी तारीफ कर रहा है, बाद में भी तारीफ कर रहा है। समाज का अनुमोदन पाना, तो समाज अच्छा कहे, यानी समाज का वो एक्सेप्टेंस पा रहा है, समाज भी उसको अच्छा कह रहा है। तो यहाँ भी अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। घर समाज में स्वीकृति, तो घर समाज में भी इज्जत दिया जा रहा है।
कि अब जो है मेरा बच्चा इस बार टॉप किया है, बिरयानी बना करके दिया जाए, डेली क्लास जा रहा है, ऐसा होगा क्या? लेकिन इतना है कि खुश रहते घर वाले, तब जो भी मांगोगे वो पूरा होगा। अनुमोदन मतलब होता है एक्सेप्टेंस कहेंगे उसको, यानी उसका आपको सहयोग मिलेगा, उससे आपकी तारीफ की जाएगी, वो तारीफ करेंगे कि हाँ ये है, मतलब उसको आपको एक्सेप्ट करेगा घर वाला कि हाँ मेरा बच्चा पढ़ने में तेज है, अच्छा है, मेहनत करता है। ये अब यहाँ पर क्या हो रहा है एग्जाम्पल में, फर्स्ट आएगा इसलिए कि क्योंकि घर वाले प्राउड करेंगे, टीचर प्राउड करेंगे, दोस्त प्राउड करेंगे, आप खुद को भी प्राउड फील होगा, ठीक है। फिर फैमिली एक्सेप्टेंस, यानी सामने फैमिली में भी उसको सम्मान मिलेगा, इसके लिए वो फर्स्ट आ रहा है। तो ये सब बात है स्टेज 3 की। कौन सा स्टेज? तीसरा, अच्छा बनने की कोशिश किया जा रहा है। अब आ जाते हैं चौथे स्टेज पर। यह नियम ही है, क्या नाम ही है? मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। जब कानून व्यवस्था कहें, सामाजिक कानून व्यवस्था या कानून व्यवस्था, यहाँ पर जो होगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ये बात कि ये जो चौथा स्टेज है और पांचवा स्टेज है, दोनों ही सामाजिक पर समाज से जुड़ा हुआ है, दोनों में सामाजिक आता है। अंतर इतना करना रहता है, इस वाले में, चौथे वाले में नियम कानून जो होता है वो फिक्स रहता है, जो कानून बना हुआ उसको कभी बदला नहीं जाएगा, नियम का कानून का पालन कड़ाई के साथ। और पांचवे वाले में जो नियम कानून होगा समाज के द्वारा बनाया गया, उसमें उतना कड़ाई से पालन नहीं होगा, थोड़ा सा लचीलापन होगा, कभी जरूरत पड़ेगी तो उस नियम को बदलेगा भी। तो बदलने का काम जब करेगा, कहीं लचीलापन कानून कहेंगे तो पांचवा स्टेज, और जहां पर नियम कहते हैं एकदम रूल आर रूल, इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, जो नियम है उसी को अपनाना पड़ेगा। बैंक में पैसा निकालने जाते हैं तो लाइन लगा हुआ रहता है, किसी को होता है कि आगे बढ़ने दे दिया जाए, कितनों भी इमरजेंसी रहेगा, बोलता है यहाँ जो आए हैं पैसा लेने के लिए सबको इमरजेंसी है, सिर्फ आपको ही नहीं है, तो लाइन में लगे रहिए। और वहाँ का गार्ड इसी नियम को फॉलो करता है, कह रहा रूल तो भाई ये बना हुआ है कि लाइन से पैसा लेना है, तो आप आगे नहीं जा सकते, इमरजेंसी रही या कुछ रहे। तो इस वाले स्टेज में नियम तोड़ना ही नहीं देगा, क्या कहेगा लाइन से ही जाना है। और पांचवा वाला होगा, कह रहा है यहाँ मानवता की भलाई है, क्या पता मेडिकल इमरजेंसी हो, अगर पैसा अभी नहीं दिया जाए तो किसी की जान जा सकती है, तो पांचवा स्टेज वाला कहेगा ऐसे नियम का हम बाइकआउट करते, इसको बदलने की जरूरत है। तो वो एक नियम वहां पर लाएगा कि पैसा तो मिलेगा लाइन से ही, लेकिन ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, कभी ऐसे जरूरत पड़ जाए तो आपको साइड से दे दिया जाएगा, उसका साइड से काम कर दिया जाएगा। किस अवस्था में? मेडिकल इमरजेंसी में। तो वो कागज लेकर के जाना होगा डॉक्टर वाला, मेडिकल वाला, इसके बाद आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर पांचवे वाले में नियम में कुछ बदलाव किया जा रहा है, लचीलापन है, लेकिन चौथे वाले में स्ट्रिक्ट। एटीएम वाला गार्ड जाइएगा, एकदम घुसने नहीं देगा, लाइन से एक एक करके अंदर जाइए, दूसरा एक गया तो दूसरा नहीं जा सकते। कौन सा नियम? रूल आर रूल, यानी कि नियम ही सब कुछ है। क्या कह रहा है? नियम ही सब कुछ। नियम क्या है? फिक्स है, स्थिर है, यानी नियम को बदला नहीं जा सकता है। तो यहाँ कहेंगे नियम को बदला नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता है। तो चौथे स्टेज में लॉ एंड ऑर्डर, यानी कानून ही सब कुछ है, उसको बदलेंगे नहीं, फिक्स रहेगा, नियम का पालन करना ही होगा, हर हाल में आपको उस नियम को पालन करना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। क्वेश्चन में अगर आ जाए नियम का पालन कड़ाई के साथ कर रहा है, नियम में बदलाव नहीं होगा, नियम फिक्स है, तो जहां पर समाज के नियम के बारे में बात करेगा और फिक्स कहेगा, स्थिर कहेगा, तो कौन सा स्टेज? चौथा स्टेज। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए पहला स्टेज बोलिए कौन सा था, क्या नाम था पहले स्टेज का? वो तो स्तर है, लेवल नहीं, स्टेज। दंड एवं आज्ञाकारी उन्मुखीकरण। दूसरा स्टेज जैसे को तैसा या स्वलाभ या व्यक्तिगत अभिविन्यास, ये कह सकते हैं। तीसरा वाला अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। चौथा वाला नियम कानून व्यवस्था। क्या है? नियम कानून व्यवस्था। अब आ जाते हैं तीसरे स्टेज पर, तीसरे लेवल पे, यानी स्टेज नंबर 5। अब तीसरे स्टेज में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। नैतिक तर्क का उच्चतम स्तर, सबसे हायर लेवल, जहां पर व्यक्ति बहुत कम पहुंच पाते हैं, कुछ लोग पहुंच पाते हैं, कुछ नहीं पहुंच पाते हैं, सब उधर ही लड़ झगड़ कर मरकर रह जाता है। तो पहला इसमें पांचवा स्टेज जो है कौन सा है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। तो कहता है सामाजिक व्यक्तिगत अधिकार। तो समाज का कुछ व्यक्तिगत अधिकार होता है, कुछ राइट होता है, इसके बारे में देखेंगे। वहां तक कानून और नियम व्यवस्था, सामाजिक कानून नियम व्यवस्था, यहाँ पर व्यक्तिगत अधिकार, ठीक है। और छठा है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यानी सार्वभौमिक सैद्धांतिक अंत्य चेतना अभिविन्यास। तो ये वाला लेवल सबसे ऊपर वाला होता है, हायर लेवल होता है। कुछ चुनिंदा ही लोग इस पर पहुंच पाते हैं, यहाँ तो कुछ पहुंच भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत कम लोग पहुंचते हैं, क्योंकि सबसे उच्चतम ये लेवल है। तो पांचवा है कौन सा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो सामाजिक या व्यक्तिगत अधिकार। सार्वभौमिक
यूनिवर्सल, पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। जो चीज़ें पूरी दुनिया में लागू होती है, यहाँ भी मेरा वजन अगर 50 किलो है, अमेरिका भी जाएंगे 50 किलो, तो मेरा वजन सार्वभौमिक है। बच्चा यहाँ भी ग्रोथ कर रहा है, दुनिया के किसी कोने में जाएगा वहाँ भी ग्रोथ करेगा, तो सार्वभौमिक है ये चीज़ें। तो पूरी दुनिया में जो चीज़ें लागू होती है उसको कहते हैं। अब इसमें देखिए सामाजिक वाला में क्या होता है समझिएगा। सामाजिक या व्यक्तिगत अधिकार, इस स्तर पर लोग, अधिकतम लोग के लिए अधिकतम भलाई। तो यहाँ के लोग जो सोचेंगे वो सोचेगा अधिकतम लोग के लिए अधिकतम भलाई कैसे किया जाए, कौन सा ऐसा नियम कानून लाया जाए जहाँ पर अधिक लोगों की क्या हो सके, भलाई हो सके, मदद हो सके। तो यहाँ पर दूसरों की मदद के बारे में सोचता है, भलाई के बारे में सोचता है, तो नियम यहाँ पर उतना कड़ाई के साथ पालन होगा। जब भलाई सोचेगा तो नियम में लचीलापन आएगा। तो कह रहा नीचे नियम में क्या होगा, लचीलापन होगा। जब कभी बदलने की जरूरत होगी नियम को, तो 10-20 लोग बैठ करके समाज में बोलेगा ये नियम चेंज होना चाहिए, क्योंकि इस नियम का समाज में फायदा नहीं गुजारा है, फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है, तो अब संशोधन किया जाएगा। तो जब नियम में संशोधन किया जा रहा है, लचीलापन है, कौन सा स्टेज, 5वां। तो समाज की भलाई के लिए नियम बदलना पड़े तो 10 लोगों या 20 लोगों की सहमति से नियम बदल देंगे। और चौथा वाला में नियम बदलेगा, नहीं बदलेगा, कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, नियम नहीं बदलेगा, जो नियम है वही नियम रहेगा। पूरे समाज की भलाई का सोचेगा। तो 5वें स्टेज में समाज की भलाई का सोचेगा। तो ये बच्चा, एक आदमी कहता है, इस तरह पूछा गया था कि एक आदमी रिश्वत नहीं लेता है, क्यों नहीं लेता है रिश्वत, या सॉरी एक सरकारी दफ्तर में ऑफिसर है, वो रिश्वत नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है? आजकल जहाँ भी जाओ वहाँ रिश्वत देना पड़ता है। चाहे आप जाति निवासी बनवाने के लिए चले जाओ, चाहे एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सब जगह आपको रिश्वत देने की जरूरत पड़ती है, डोनेशन देने की जरूरत पड़ती है। तो ये जो ये वाला इस स्टेज में आ जाएगा, वो रिश्वत नहीं लेगा। वो बोलेगा अगर आप ईमानदार हैं तो हम आपका काम फ्री में करेंगे, आपसे पैसा नहीं लेंगे, पैसा हमको सरकार देती है इतना कि हम अपना जिंदगी गुजर बसर कर लेंगे। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, रिश्वत नहीं लेगा। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि वो समाज की भलाई के लिए या समाज को बेहतर करने के लिए सोच रहा है। तो इस तरह से करप्ट हो जाएगा सब, तो क्या होगा, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। तो ये रिश्वत नहीं लेता। एग्जाम में पूछा गया था, एक व्यक्ति इस तरह से रिश्वत नहीं लेता है, तो कौन से स्टेज का आएगा, 5वां। अब कोई जो इस अवस्था में टैक्स भी नहीं देता है। एक पूछा गया था, एक करनाल सिंह कुछ करके नाम था, मेजर था, तो कह रहा है तो वो जो है सरकार को अपना टैक्स नहीं दे रहा है, तो नैतिक विकास के किस चरण में है? तो वो करनाल सिंह किस चरण में होगा, इसी चरण में। अब वो सरकार को टैक्स क्यों नहीं दे रहा है, उसका कारण दिया हुआ था कि सरकार भ्रष्ट है, यहाँ की सरकार पैसा को क्या मिसयूज कर रहा है, जनता के लिए काम नहीं कर रहा है, एमपी एमएलए खरीद लेता है, इसलिए मैं टैक्स सरकार को नहीं दूंगा। तो इसमें क्या जनता की भलाई है एमपी एमएलए खरीदने में? नहीं है ना, हमारे ही पैसे से वो खरीदे, जबकि वो यूज होना चाहिए हम लोगों के बीच में, ताकि महंगाई कम हो। इस तरह का अगर सोच दर्शा रहा, तो कौन सा लेवल 3 यानी स्टेज 5। स्टेज 5 में आएगा जहाँ पर नियम कानून लचीलापन होगा। अब लास्ट स्टेज आ जाता है कोहल वर्ग का 6ठा स्टेज, यानी स्वयं द्वारा चुने गए नैतिकता। अब इस स्टेज में आकर के कोई नियम कोई कानून नहीं, इसको जो बेहतर लगेगा पूरे देश के लिए, पूरे मानवता के लिए, उसको फॉलो करेगा, अपना नैतिकता बनाएगा, अपना नैतिक उद्देश्य बनाएगा। तो समाज द्वारा नियम कानून बनाया गया उसको तो फॉलो नहीं करेगा, बाकी अपना नैतिकता बना करके चलेगा, अपना मोरालिटी खुद से तैयार करता है। तो कोहल वर्ग का मानना है कि बहुत ही कम लोग इस स्तर तक पहुंच पाते हैं। इस स्तर पर लोग उन नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं जो उनके सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं क्या, जैसे नेपाल में एक वो जेएनजी करके है, कौन सा था, जनरेशन जेड या जेएनजी इसको कहते हैं। तो इसमें क्या लगा, वहां पर सरकार का तख्ता पलट कर दिया। क्यों किया, उसके पीछे क्या रीजन था? तो यही रीजन था, महंगाई बढ़ रहा था, सरकार मनमानी कर रही थी, युवाओं को नौकरी नहीं दे रहा था। तो जब इन सब से उभर करके अब वो सोच रहा है कि ये जो है सिर्फ हम लोगों को ही कष्ट नहीं दे रहा है, पूरा देश का लुटिया डुबा देगा, इसका ही लुटिया डुबा देते हैं। और ये जनरेशन जेड वाले जो थे बच्चे सब, इन्होंने मिलकर के सड़कों पर क्या क्या प्रोटेस्ट किया और सरकार ही पलट दिया। तो नियम लगा कि वो नियम जो वहाँ चल रहा है, सरकार जो चल रही है वो उसके मनमानी से चल रही है, यहाँ पर कोई भी फॉलो नहीं हो रहा। इसमें क्या कर रहा है बच्चा, उन सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं जो उसके अनुरूप नहीं था, तो इनका उल्लंघन कर दिया। इसके लिए जिगरा चाहिए, सब कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। इस तरह से जब भारत आजाद हुआ था, इससे पहले भी भगत सिंह थे आपके, राजगुरु सुखदेव और खुदीराम बोस, ये लोग, तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ अपना लड़ाई लड़ी। और उसमें भी सबसे बड़े योद्धा जो थे महात्मा गांधी जी, उन्होंने कहाँ जाकर के कितना मेहनत किया, अफ्रीका में जाकर के मेहनत किया, फिर अपने देश को आजाद कराने के लिए अहिंसा की लड़ाई लड़ी, सब जगह खड़े रहे। तो उन्होंने क्या किया, क्या वो अपने बारे में सोच रहे थे? अगर सोचते तो आजाद होता, नहीं होता। तो उन्होंने पूरी मानवता, पूरे देश के बारे में सोचा कि आज अगर हम मेहनत करके इन अंग्रेजों से छुटकारा पा लेंगे तो फिर अकाल के दिन हमारे बच्चे या आने वाले पीढ़ी शांति से सुकून से रह पाए। तो पूरी मानवता की भलाई के बारे में महात्मा गांधी सोच रहे थे। तो ये क्या हो गया, 6ठा स्तर, ठीक है। यहाँ व्यक्ति खुद का नैतिक सिद्धांत बनाता है। तो जब कहेगा स्वयं द्वारा चुने गए, खुद के द्वारा चुने गए नैतिकता, तो किस स्टेज में आएगा, 6ठा स्टेज में, ठीक है। तो व्यक्ति खुद की नैतिकता चुनता है, खुद का नैतिकता बनाता है। तो महात्मा गांधी आगे, यहाँ पर नेल्सन मंडेला, ये लोग देश की आजादी में अग्रणी थे, आगे थे। इन्होंने क्या किया, पूरी मानवता के भलाई के लिए काम किया है। तो ये सब लोग हैं जो कि 6ठे स्तर पे पहुंचे हैं।
तो थैंक यू सो मच। इसमें कुछ क्वेश्चन था, अब आप समय पहले लगा लीजिए इससे कुछ क्वेश्चन देखिए। तो हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आप लोग आंसर कीजिएगा। आर्यन अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए अपने कार्यों को विद्यालय के संविधान के अनुसार निर्देशित करता है। विद्यालय का जो संविधान है, कानून व्यवस्था, उसके अकॉर्डिंग निर्देशित कर रहा है। इस समय आर्यन नैतिकता के किस स्तर पर है? पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत, ये तो पढ़े नहीं, अमूर्त परंपरागत, तो कौन सा होगा? परंपरागत। कौन सा स्टेज? थोड़ा सोच करके देखिए। चौथा स्टेज। कौन सा? चौथा स्टेज। क्यों? क्योंकि कह रहा है संविधान किसका? विद्यालय के संविधान, यानी विद्यालय का नियम। संविधान क्या है? एक नियम कानून जिससे देश चलता हो। तो विद्यालय का संविधान मतलब विद्यालय का नियम कानून जिससे विद्यालय चलता हो, इसको फॉलो कर रहा है, तो नियम कानून। चौथा। क्या यहाँ अच्छा बनने की कोशिश किया जा रहा है? नहीं। अच्छा कहता तब तीसरा, नहीं तो चौथा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए, या तो पैसा भी चुरा लिया है, क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने में समाज, किसके द्वारा कह रहा है? असली क्वेश्चन यहाँ से पकड़ना है। समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। क्या होगा? अव्यवस्था पैदा होगी। कानून व्यवस्था। कौन से स्टेज? कौन सा ऑप्शन होगा? लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है। अव्यवस्था पैदा हो गया अगर चुरा लेगा इस तरह से, तब तो जिसको जरूरत पड़ेगा जो चीज का वो चुरा लेगा। आज इनको आईफोन का जरूरत पड़ेगा, किसी का क्लास में मार के निकल लेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अव्यवस्था। पहले आप चुराएंगे नहीं, ये माइंड नहीं करना। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। समझ में आया क्वेश्चन? यहाँ देखिए नेक्स्ट। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्ति की क्या विशेषता? क्या डाउट है? उस समय नहीं पूछते हो यार। हाँ, वर्तमान में विकास की किस अवस्था में है, यानी कि व्यवस्था कौन सी अवस्था में नहीं है सर? वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो कौन से स्टेज में है? नियम कानून की बात किस स्टेज में करेगा बच्चा? किस स्टेज में? समाज अव्यवस्था वही समझ में फंस रहा है। अच्छा, खाली अव्यवस्था पे ध्यान क्यों दे रहे हैं, पूरे लाइन पे क्यों नहीं दे रहे हैं? कि अगर यहाँ देखिए क्या है, क्या कह रहे हैं? पैसा नहीं चुराना चाहिए। पूरा लाइन सुनिए। पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। तो अव्यवस्था पैदा किस लिए हो रहा है? क्योंकि चोरी करने की वजह से। तो चोरी करेगा तो अव्यवस्था पैदा होगी। तो किस स्टेज में होगा? मतलब वो कानून का पालन करने के लिए कह रहा है, चोरी नहीं करने के लिए कह रहा है, कानून का पालन करने के लिए कह रहा है। तो चौथा अवस्था होगा। अब ऐसा नहीं कि वो दंड से बचने के लिए कह रहा है या यांत्रिक उद्देश्य कुछ लाभ मिल रहा है इसलिए कह रहा है चोरी नहीं करना है, तुमको भी 10,000 रुपया देंगे, तुम इस तरह से स्टेटमेंट दो। ऐसा तो नहीं हो रहा है। या अच्छा बनने के लिए तो नहीं कह रहा है समाज के नियम में। चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की विशेषता क्या है ये बताना है। तीसरे लेवल का कौन सा होगा? पढ़ लिए क्वेश्चन। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है नियमों को निश्चित और निरपेक्ष। तो नियम फिक्स कहाँ होगा? चौथे में। यहाँ तीसरे स्टेज की बात कर रहा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की का। दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह वह करने की कोशिश जो दूसरे खुश करें। तो दूसरों को खुश करने के लिए जो कहेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात लग रही है। नेक्स्ट देखते हैं, महसूस करना कि खुद के लिए कानून और नियम को बनाए रखना उनका कर्तव्य है। तो कानून नियम नहीं आ रहा। अमूर्त सार्वभौमिक। नेक्स्ट देखिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो कि नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में कौन सा स्टेज? 4। ठीक है, में है, उनका मत होगा। जो चौथे स्टेज में उसका क्या मत होगा? कि कानून तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए। क्या ये होगा? कानून तथा अधिकारों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनती रहे। ये हो सकता है। कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए। तो दंड से बचने के लिए नहीं करना है, कानून व्यवस्था बनाए रखना है। कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वे हमारी आवश्यकता की पूर्ति करें। तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, समझ में आया? किसी को खुश नहीं करना है या यहाँ पर दंड से नहीं बचना है, अब तभी नहीं करना है जब आवश्यकता पड़े, हमेशा करना है। तो यही कह रहा है कानून अधिकारों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रही या अच्छे तरीके से संचालित होते रहे। कानून नियम चलता रहे, समाज ठीक तरह से चल पाए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अच्छा, इसमें कुछ छूट गया क्या? ये आलोचना थोड़ा सुन लीजिए। ये मत मतलब सहमति, ये छूट गया था आपका। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक में सभी थ्योरी का कोई ना कोई क्रिटिसाइज करते हैं। आप जब समाज में कोई काम करते हैं, कोई ना कोई आकर के आपके काम में नुक्स निकालता है या आपको बताने की कोशिश करता है। काम तो आप सर ने सही किया, यहाँ पर थोड़ा ये कर देते तो और बेहतर हो जाता। कहता है कि नहीं कहता है? तो इस तरह से इनके भी थ्योरी में आकर के इनके स्टूडेंट ने कहा कि ये थ्योरी का कुछ आलोचना है, कुछ आलोचना किया है। तो वो स्टूडेंट कौन थी?
ठीक है, कैरल गिलिगन। तो इनकी ये थी शिष्या, शिष्या समझ रही है? हाँ, ये लड़की थी। तो इन्होंने जो है इनकी आलोचना की, और आलोचना इस बेसिस पे किया कि इन्होंने कहा, कैरल गिलिगन ने कहा कि इनके थ्योरी में सिर्फ जो है, इनके कहानी में, स्टोरी में सिर्फ मेल सैंपल थे, फीमेल नहीं थी। क्या पता इनका कुछ और सोचने का नजरिया हो, ये किसी और तरीके से जवाब देता। तो इनको इन्होंने कहा नारीवादी। क्या कहा? नारीवादी थ्योरी, यानी सिर्फ मेल सैंपल है, फीमेल नहीं है, लड़के ही थे, लड़कियां नहीं है। इसको नारीवादी के तौर पर कहा गया है, आलोचना की गई है। और यहाँ पर क्या है, लिंग रूढ़िवादी पाई गई, इसीलिए इसको नारीवादी कहिए या लिंग रूढ़िवादी कहिए। तो लिंग रूढ़िवादी मतलब किसी एक का पक्ष ले रहा है, यहाँ पर सिर्फ लड़कों को रखा है, तो क्या हो गया, ये रूढ़िवादी हो गया, या पक्षपात कह सकते हैं, जेंडर बायस था। स्टोरी में सिर्फ क्या थे, लड़के थे। और दूसरा जो है वो कहा कि सभी संस्कृतियों में ये सिद्धांत लागू नहीं होता है, सभी इस तरह से नहीं सोचते हैं, अलग अलग संस्कृतियों की सोचने की क्षमता अलग अलग होती है। तो सब जो है ऑल कल्चर में ये थ्योरी लागू नहीं होगा, ये स्टोरी वाला या ये स्टेज लागू नहीं होता है। तो ये दो क्या है, क्रिटिसिज्म है, आलोचना है किसके थ्योरी का, कोहलबर्ग के थ्योरी का। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है, हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, निशा अपनी गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापक द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क डैश चरण को दर्शाता है। किस चरण में होगा, कौन सा स्टेज? नहीं समझ में आया क्वेश्चन? एक लड़की इसलिए होमवर्क करके जाती है कि अगर नहीं करके जाएंगे तो कल जो है सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े, अगर खड़ा कर दे या मुर्गा बना दे तो कितनी शर्म की बात होगी, इसलिए वो होमवर्क करके जा रही है। तो कह रहा है किस स्टेज को दर्शा रहा है, तो कहेंगे परंपरागत और स्टेज 3। तीसरा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास को दर्शा रहा है, वो अच्छा बने रहने के लिए इस तरह से कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, आ गया। तो पहली बार जब ये क्वेश्चन देखा था, जिसने नहीं पढ़ा था तो उनका दिमाग घूम गया था, और उन्होंने सोच भी नहीं पाया था कि जीन पियाजे कभी हो सकते हैं, जबकि इनका सिद्धांत इसी से इंस्पायर है। ठीक है, जीन पियाजे। तो दूसरा इनके साथ साथ कौन था, कोहलबर्ग के साथ साथ जीन पियाजे।